गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में मैं प्रोफेसर अमित के रेड्डी आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पंजाब में मास्टर कैडर की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिसमें से 790 वैकेंसीज इंग्लिश की हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने इंग्लिश का सबसे जो मेन टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं द एलिजाबेथन एज या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स डिक्लेयर करूंगा, ताकि वो एग्जाम में आपकी हेल्प करें और आप समझ सकें कि एक्चुअल में एलिजाबेथन एज में क्या ऐसा खास था जो आज तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, और ऐसा शेक्सपियर में क्या था जो वो ही बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो देखते हैं, उससे पहले जब हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं इस पीरियड की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है रेनेसा लिटरेचर की। ये जो पीरियड था रेनेसा, इंग्लिश रेनेसा का पीरियड, ये कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट का पीरियड था। कहाँ? इंग्लैंड में। और ये 16th सेंचुरी से शुरू होकर अर्ली 7th सेंचुरी तक रहा। और यहाँ ये बिलीव किया गया है, इसी वजह से इसको शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। किस एज से? शेक्सपियरियन एज या एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड के पोएट्स सच एज एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन प्रोड्यूस्ड वर्क, उन्होंने वो जो काम किए हैं वो अपने आप में एक माइल स्टोन बन गए इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी के कारण एडमंड स्पेंसर की जो पोयम थी द फेयरी क्वीन, वैसे फेयरी क्वीन में क्या किया है उन्होंने, उस पीरियड में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में एक पोयम लिखी हुई है, लेकिन हाँ, इसके कारण ही वो जाने गए पोएट्स ऑफ पोएट ऑफ पोएट्स के नाम से उनको एक पहचान मिली। और स्पेंसर का जो पीरियड था, एडमंड स्पेंसर का, एक गोल्डन पीरियड था, लाइक शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये शेक्सपियर पीरियड में, इस एज में, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर के अलावा किड, लिली और भी बहुत से ऐसे प्लेराइट और पोएट्स हुए हैं जिन्होंने अपने वर्क से एलिजाबेथन एज को एक नया आयाम और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अगर हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज के ड्रामास की, तो एलिजाबेथन एज जो पीरियड है, एलिजाबेथन एज का जो पीरियड है, वो एक इंटेलेक्चुअल लिबर्टी का पीरियड है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी का पीरियड है। और इसमें सबसे पहले एक जो वर्क हुआ है, वो उसको नाम देते हैं एलिजाबेथन एरा के नाम से, उसको हम जानते हैं। अगर इटालियन लिटरेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा रीडिस्कवर्ड होने वाला लिटरेचर था एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ये थिएटर्स थे, ये प्ले किए जाते थे उस टाइम पर, तो ज्यादातर इंग्लिश में कोई ऐसे ड्रामाज नहीं होते थे। और ज्यादातर जो प्ले, या जैसे लुइस 14th के टाइम का, 15th के टाइम का पीरियड है, सॉरी, और उससे पहले का जो पीरियड है ये रेनेसा का पीरियड है, तो इसे इटालियन रेनेसा का नाम दिया गया। और इसने एंशियंट ग्रीक और रोमन थिएटर के साथ एक नए ड्रामा की शुरुआत की, जिसमें क्या मिक्स था? मिस्ट्री थी, मिराकल था। ठीक है, और ये प्लेस जाने गए किस नाम से? मिडिल एजेस के प्लेस के नाम से जाने गए। अब बात करते हैं द नॉन ड्रामेटिक पोएट्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो एक नाम सबसे पहले आता है जो आपके सिलेबस में ही है, वो है एडमंड स्पेंसर। अब मैं एडमंड स्पेंसर के बारे में बताता हूं आपको
कि वो एक बहुत ही वॉज born in a very poor family. He was born in a very poor family. इन अ पुअर फैमिली लिखते, चलो ठीक है। अब वो, लेकिन ही वॉज इंटेलिजेंट बाई बर्थ, ही वॉज इंटेलिजेंट बाई बर्थ, और दैट इज द रीजन के उसने एक इतनी हाइट और अचीवमेंट को गेन किया। तो ही वॉज बोर्न इन, कहाँ उसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था ईस्ट स्मिथ फील्ड में, जो टावर ऑफ लंदन के नजदीक है, और वो बहुत गरीब था। उसने अपने एजुकेशन की शुरुआत की थी मर्चेंट टेलर्स स्कूल से इन लंदन में, और वहां से ये पहला ऐसा गरीब परिवार का पर्सन था जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। अगर मेजर वर्क्स की बात करते हैं, एडमंड स्पेंसर के मेजर वर्क्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जो ऊपर नाम आता है वो नाम आता है फेयरी क्वीन का। अदर वर्क्स को मैं कहूंगा कि ये सब उसके माइनर वर्क्स हैं, जैसे द शेफर्ड्स कैलेंडर, पब्लिश्ड अंडर द सूडियम इमेरियो, और एमोरिटी, इस टाइप के जो वर्क हैं, द रूइंस ऑफ टाइम, हाँ वर्जिल्स ग्रांट, ये जो वर्क हैं ये सब मैं माइनर वर्क में काउंट करूंगा। उसके माइनर वर्क में अगर पूछता है तो ये टोटल माइनर वर्क है, इतना इंप्रेसिव वर्क नहीं रहा जितना इंप्रेसिव था फेयरी क्वीन। रीजन क्या था? फेयरी क्वीन उस समय की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में लिखा गया था, उनकी प्रशंसा में लिखा गया था। तो फेयरी क्वीन, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो मेन और जिसके नाम से वो जाने जाते हैं और कहे जाते हैं पोएट ऑफ पोएट्स, तो ये पोएम जो है फेयरी क्वीन, ये एक ग्रेट वर्क है जिस पर पोएट की जो फेम है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस पर ही निर्भर करती है, बस नेम एंड फेम टोटल। अदर वर्क को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई, मेनली किसको मिली? द फेयरी क्वीन को। और स्पॉन्सर का भी एक ये था कि उसने इस बात पर रिलाई कर लिया था कि जैसे ये पोएम एक एलेगरिकल पोएम थी, उसने उसके बाद 6 वर्क और पूरे किए, गुड और इविल को के उसने डिफरेंस दिखाया, और 6 किताबें उसने पूरी की, जैसे सेलिब्रेटिंग हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्टसी। लेकिन ये सब इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना इम्पैक्ट उसकी फेयरी क्वीन ने डाला था। उसके बाद हम बात करते थे, स्पेंसर एक पहला पोएट था वो जिसने एक नए वर्ष की खोज की थी। सबसे पहले एक स्टेंजा वर्स जो था, जो मतलब एक राइटिंग वर्क है स्टेंजा, उन्होंने, और वो किसके नाम से जाना जाता है? स्पेंसरियन स्टेंजा। इसको आप जरा ध्यान से सुनना कि स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है। एक्चुअल में स्पेंसरियन स्टेंजा एक प्रकार का न्यू स्टेंजा फॉर्म थी। क्या थी? एक न्यू स्टेंजा फॉर्म, जिसमें वो क्या करता है, मॉन्क टेल को डिस्क्राइब करता है, जिसमें वो किसको डिस्क्राइब करता है? मॉन्क टेल को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। अब यहां पर स्पेंसरियन स्टेंजा में जो न्यू स्टेंजा था was an improved form of एरिस्टोज ओटावा राइमा। एरिस्टोज की ओटावा राइमा का राइम जिसे कहते हैं, उसका एक इम्प्रूव्ड रूप था, और इसमें 8 लाइन स्टेंजा, इसका जो स्टेंजा था वो 8 लाइन स्टेंजा था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें क्लोजनेस थी, कुछ ना कुछ चौसर के वर्क की क्लोजनेस इसमें देखने को मिलती है। स्पेंसरियन स्टेंजा में चौसर के वर्क की जो उसने मॉन्क टेल, चौसर ने का मॉन्क्स टेल थी,
इन द पोएम मॉन्क्स टेल में वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर स्पेंसरियन स्टेंजा इन 9 लाइन्स, कितने में है? 9 लाइन्स में, सॉरी 9 लाइन्स में है। और 9 लाइन्स में उन्होंने क्या किया कि 8 उनमें से जो 5 लाइन्स थी, 8 of 5 feet each and last of 6 feet rhyming means A B A B B C B C C। तो ये उनकी राइमिंग स्कीम थी स्पेंसरियन स्टेंजा की। स्पेंसरियन स्टेंजा की अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो उसकी पोएट्री की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नंबर 1, वो उसके अंदर एक परफेक्ट मेलोडी थी, एक रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी थी, स्प्लेंडिड इमेजिनेशन, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के आप कोई पोएटिक वर्क नहीं कर सकते, और वो भी एक हीरोज, नाइट, लेडीज, ड्वार्फ्स, डिमोन्स, ड्रैगन्स, क्लासिकल माइथोलॉजी, स्टोरीज, शिवालरी एक्सेट्रा, इन सब से वो भरा हुआ था। और उसका जो आइडियलिज्म था लव एंड ब्यूटी, उसका जो आइडियलिज्म था, थ्योरी थी लव एंड ब्यूटी की, वो अपने आप में एक्सीलेंट एग्जीक्यूट मेलोडी के नाम से जानी जाती है। और इसी वजह से उसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि ही इज द पोएट्स ऑफ पोएट्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूं उस एलिजाबेथन एज के आर्टिस्टिक पीरियड की। आर्टिस्टिक पीरियड में अगर हम चलते हैं तो ये जो पीरियड है फाइनल स्टेज है इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट की। इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट की ये फाइनल स्टेज थी, और इसमें हम प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। इसमें हम प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। तो देखिए उस समय पर केवल 2 स्कूल ऑफ ड्रामास थे, केवल 2 स्कूल ऑफ ड्रामास थे, जिनमें से द यूनिवर्सिटी 2 स्कूल विट्स एज मैन ऑफ लर्निंग वर कॉल्ड क्लासिकल आइडियल। जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्लासिकल आइडियल कहलाते थे, जिसमें सैकविले एंड नॉर्टन वर दिस क्लास and Gorvodius was the classic in its construction। और इनमें गॉर्वोडियस जो था सबसे क्लासिक वर्क था इस पोएटिक कंस्ट्रक्शन में। इन द डिफेंस ऑफ पोएजी में सिडनी अपहेल्ड्स द क्लासिक्स एंड रिडिकल्स। वो इस क्लासिकल्स और को एक मजाक के रूप में लेता है। दूसरी बात हम कहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्ले या कॉमेडी है वो गॉर्वोडियस है। उसके बाद हम बात करते हैं उस समय शेक्सपियर के टाइम में एक नाम से जाने जाते थे, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते थे, जिसमें लिली, पील, ग्रीन, मार्लो, किड वगैरह मौजूद थे। ये सभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने वर्क भी किया और वहीं पर इन्होंने अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया। अगर हम बात करते हैं उस टाइम के थिएटर की, तो थिएटर सबसे पहले जो रॉयल परमिट मिला थिएटिकल वर्क को वो 1574 में मिला था। लॉर्ड लाइसेस्टर्स ने एक्टर्स को ये परमिट दिया था कि वो अपना प्ले एक्ट कर सकते हैं। 2 years लेटर, 2 साल बाद पहला प्ले हाउस तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया द थिएटर। और ये 2 एक्टर्स जेम्स बर्बर्स और फिन्सबरी फील्ड्स, उन दोनों ने बनाया था लंदन में। और इसी थिएटर की खासियत ये है कि ये थिएटर शेक्सपियर की लाइफ के लिए एक फाउंडेशन स्टोन साबित हुआ, क्योंकि इसी थिएटर में शेक्सपियर ने सबसे पहले जॉब पाई थी और इसी थिएटर से अपने प्ले को एक्ट करना शुरू किया था। अपने प्लेस को एक्ट करना शुरू उसने किया था। शेक्सपियर के जो प्रीडिसीजर्स थे जो कहलाते थे यूनिवर्सिटी वेट्स, जैसे किड, नैश, लिली, पील,
ग्रीन, मार्लो, उन्होंने एक इंग्लिश ड्रामा को एक नई पहचान दी थी और शेक्सपियर ने उन पर एक्सपेरिमेंट किया। मार्लो एक ऐसा प्ले राइटर था इंग्लिश रेनेसां पीरियड का, और शेक्सपियर का एक ऐसा प्रीडिसीजर था कि जिसने एक महानता को अचीव किया एलिजाबेथन ड्रामा की। और उसका जो सबसे पहला जो प्ले था वो था टेम्बरलेन। अगर हम मार्लो के लाइफ की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो कैंटरबरी में पैदा हुआ था और वो एक पुअर शूमेकर का बेटा था, और अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल के बल पर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उसके बाद अगर क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स की बात करें तो सबसे पहला वर्क मैंने जैसा भी बताया है टेम्बरलेन, दूसरा है डॉक्टर फास्टस, तीसरा है द ज्यू ऑफ माल्टा एंड फोर्थ है एडवर्ड सेकंड। अब ये द ज्यू ऑफ माल्टा ये एक स्टडी है ऑफ लस्ट की फॉर वेल्थ विच सेंटर्स अबाउट बाराबास। अब कभी कभी पूछ लेता है नाम इस टाइप के। अ टेरेबल ओल्ड मनी लेंडर स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर ने इसको किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब शेक्सपियर का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किसका था, मार्लो का भी था, और कुछ प्लेस शेक्सपियर ने मार्लो के साथ मिलकर भी लिखे हैं। अब हम आते हैं अपने फेवरेट हीरो, इस एज के सबसे खास प्लेराइट की, और जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर। इनका जो इनका जो बर्थ हुआ था 1564 में हुआ था, और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर पावरफुल डेवलपिंग जीनियस शेक्सपियर की वो किस में पैदा हुए थे, एक छोटे से गांव विलेज ऑफ स्टार्टफोर्ड में पैदा हुए थे। जो जहां से उन्होंने, ये लंदन का एक बहुत ही रोमांटिक और रूरल एरिया था और वर्ल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ये एक सेंटर था। यहाँ से उन्होंने अपने कैरियर, अपने बचपन की शुरुआत की, और बचपन की शुरुआत से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए शेक्सपियर सून बिकेम एन एक्टर। क्या हो गए, शेक्सपियर जल्दी ही एक एक्टर बन गए जब उन्होंने द थिएटर में जॉब पाई थी। उन्होंने बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम किया, पुराने प्लेस पर उन्होंने वर्क किया, और उन्होंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की कला थी। शेक्सपियर की जो पोएम थी वो ज्यादातर उन्होंने क्या लिखी हैं, सोनेट्स लिखे हैं, और 154 सोनेट्स हैं। तो और उनकी जो पोएम थी वीनस एंड एडोनिस बिकेम इमेंसली पॉपुलर इन लंदन, लंदन में सबसे पॉपुलर हो गई। ठीक है, और ये उन्होंने अपने फ्रेंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी। ऐसे ही उन्होंने अपने जो बहुत सारे जो सोनेट्स हैं वो भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को उन्होंने डेडिकेट किए हैं। बहुत धीरे धीरे शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो किसमें शेयर होल्डर बन गए, द ग्लोब और ब्लैक फेयर्स थिएटर्स में शेयर होल्डर मींस पार्टनर बन गए। और उन्होंने वहां पहले वो किसमें थिएटर में वर्क किया करते थे, अब उन्होंने किसमें वर्क करना शुरू कर दिया, द ग्लोब में, क्योंकि अब वो उनका एक अपना खुद का थिएटर था, तो उन्होंने अपने खुद के थिएटर में वर्क करना शुरू कर दिया। लगभग 1611 में उन्होंने लंदन छोड़ दिया और वो परमानेंटली रिटायर हो गए और अपने गांव स्टार्टफोर्ड में चले गए। 1609 में 5 डिफरेंट अकाउंट्स मिलते हैं उनके, जैसे बरमूडास बिकेम नोन एज आइल ऑफ डेविल्स। शेक्सपियर ने छोटी छोटी स्टोरीज भी लिखी हैं, और ये जो शिप रैक की जो स्टोरी है, जो उनकी टेम्पेस्ट में आए है कि जहाज टूट गया, शिप रैक, ठीक है, तो ये रॉबिन्सन क्रूजो में भी देखने को
मिलती है 1611 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ग्लोब एंड किससे, ब्लैक फायर से भी मतलब एक टाइप से अपना फ्रेयर से कनेक्शन तोड़ दिया। शेक्सपियर के वर्क्स की बात करते हैं तो शेक्सपियर के जो मेन वर्क हैं वो सब के सब पब्लिश हुए थे उनकी डेथ के बाद, ठीक है। तो शेक्सपियर की डेथ के टाइम पर 21 प्लेज एग्जिस्टेड इन मैन्यूस्क्रिप्ट। 21 प्लेस थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट में, याद करने वाली बात है कि 21 प्लेस थे जिनकी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार थी और वो अलग अलग थिएटर में पड़े हुए थे। द फर्स्ट प्रेजेंटेड कलेक्शन ऑफ हिज प्लेस नाउ कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो, उनका जो फर्स्ट कलेक्शन था उसके प्लेस का और जिसको फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता था, वो बनाया था उनके दो सहयोगी एक्टर्स ने जिनका नाम था हेमिंग और कॉन्डेल ने। और इसमें 36 ऑफ द 37 प्लेस शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किए गए थे, क्योंकि प्रीस्लेस उसमें से ओमिटेड कर दिया गया था जिसको शेक्सपियर पूरा नहीं कर पाए थे। शेक्सपियर प्रीस्लेस को पूरा नहीं कर पाए थे प्रीस्लेस को, तो ये थे, ये रीजन था। तो अगर माने तो शेक्सपियर के टोटल प्लेस को अगर हम माने तो 37 और अगर प्रेसलेस को निकाल लें तो 36 है। शेक्सपियर का जो पीरियड था वो 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था द प्लेज एंड पोएम्स का, दूसरा था फर्स्ट पीरियड में अर्ली एक्सपीरियंस हुए, उन्होंने वीनस एंड एडोनिस लिखी, रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ये टाइटस, और ये मतलब उनका पोएटिक वर्क इसमें रहा। रिचार्ड सेकंड उन्होंने लिखा। सेकंड पीरियड में उन्होंने रोमांटिसिज्म जैसे रोमियो एंड जूलियट, मीन्स मिडसमर नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसमें शाइलोक का उन्होंने जिक्र किया है, मच एडो अबाउट नथिंग, इस टाइप से उन्होंने वर्क किए। और उसके थर्ड पीरियड में जो उनका जो पीरियड रहा है वो एक ट्रेजेडी ज्यादातर उसमें की है, जिसमें मैकबेथ बहुत फेमस है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा बहुत फेमस है, हैमलेट, जूलियस सीजर, ये उनके आउटस्टैंडिंग वर्क में से एक है। और जो फोर्थ पीरियड था वो उनके लिए इतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ, क्योंकि पेरिस्लेस और सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, और ये कहा गया है हेनरी एट, ये अनफिनिश्ड वर्क था शेक्सपियर का। अगर पूछ ले कि शेक्सपियर का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा था तो वो था हेनरी एट। और यहाँ पर ये उसको फिनिश नहीं कर पाए थे, बीच में ही छोड़ दिया था। तो इसका मतलब अगर कोई पूछता है कि लास्ट वर्क क्या था शेक्सपियर का, तो माय डियर स्टूडेंट वो था द टेम्पेस्ट। उनका जो सबसे लास्ट वर्क था वो था टेम्पेस्ट। उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे वर्क किए जिसकी वजह से आज भी शेक्सपियर को हम नहीं भूल पाते हैं और उसको डिफरेंट प्लेस के लिए, उनके डिफरेंट वर्क्स के लिए जाने जाता है। तो अगर उनके क्लासिफिकेशन किया जाए उनके वर्क का, ड्रामेटिक टाइप के वर्क का, कि कैसे कैसे उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, तो उसमें 3 टाइप के प्लेज उन्होंने लिखे, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेज। जिसमें से कॉमेडीज सबसे ज्यादा फेमस कॉमेडीज हैं वो हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। अब ये टेम्पेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लिखने तो कॉमेडी चले थे, लेकिन वो लिखने तो ट्रेजिडी चले थे, लेकिन बाद में ये कॉमेडी बन गई। एंड इसका हुआ तो इसे सी कॉमेडी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सी कॉमेडी के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद ट्रेजिडीज में सबसे फेमस थी रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो। हिस्टोरिकल प्लेज में जूलियस सीजर, रिचार्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ,
और कोरिलानस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। अच्छा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ प्लेस शेक्सपियर के डाउटफुल प्लेस भी कहे गए हैं। कि अदर, जैसे टाइटस, ठीक है, प्री शेक्सपियरियन ग्रुप था एक, और टाइटस, एंड्रोनिकस एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स्थ। शेक्सपियर ने ये जो वर्क किए थे, प्रोबेबली वर्क किया था मार्लो के साथ मिलकर। इन लास्ट टू पार्ट्स में, हेनरी फोर्थ सिक्स के लास्ट टू पार्ट्स और रिचार्ड थर्ड के लास्ट टू पार्ट में उसने किसके साथ मिलकर काम किया था? मार्लो के साथ मिलकर काम किया था। उसके बाद शेक्सपियर के टू नोबेल किंग्समैन इज हिज डाउटफुल वर्क्स, जैसे टू नोबेल किंग्समैन और हेनरी एट, जो जिसको फ्लेचर ने पूरा किया था। मैं बता दूं आपको, ये हेनरी एट जो इनकम्प्लीट वर्क है शेक्सपियर का, इसको फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। और टू नोबेल किंग्समैन उनका एक डाउटफुल वर्क है, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि अनडाउटेडली एडवर्ड थर्ड भी फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। इज डाउटफुल ऑफ अदरवाइज, देखा जाए तो एडवाइज। तो ये डाउटफुल वर्क में एडवर्ड थर्ड, हेनरी एट जिसे फ्लेचर ने कंप्लीट किया था, और रिचार्ड थर्ड और हेनरी सिक्स्थ में उन्होंने मार्लो के साथ मिलकर काम किया था। तो ये उनके डाउटफुल वर्क में जाने जाते हैं। शेक्सपियर की जो पोएम थी वो कमांडिंग प्लेस रखती हैं एलिजाबेथन एज में। सबसे फेमस वर्क उनका वीनस एंड एडोनिस है, द रेप ऑफ ल्यूस है, और इसमें पोएटिक फैंसी किस पर बेस्ड है? ये पोएटिक फैंसी पर बेस्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ये तो जान गए होंगे कि शेक्सपियर का जो पीरियड था एक गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस पीरियड में जितना भी वर्क हुआ है वो एक महान अचीवमेंट को दर्शाता है। ये हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो इंडियन राइटर्स हैं, सेकंड जो पोर्शन है दैट इज द एलिजाबेथन एज, मैंने आज आपके साथ इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उससे नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट एज, विक्टोरियन एज को डिस्कस करूंगा। Till then, bye bye. Best of luck. Thank you very much.